आप सभी को नमस्कार। सर्वज्ञशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मित्र आप सभी भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु हम निरंतर आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं और इस परीक्षा को देखें तो 27 अप्रैल को प्रस्तावित है। और अगर बात करें तो इसमें सिलेबस आपका जो है ये बिल्कुल नया है। पेपर अभी इस पे हुआ नहीं है, तो एग्जाम अगर नहीं हुआ है तो पेपर का गेस करना मुश्किल होता है। परंतु पिछले एग्जाम को देखते हुए जो भी यूपीटीपीएससी आयोग के द्वारा जो भी एग्जाम कंडक्ट किए गए हैं उसको देखते हुए मेरी निरंतर क्लास चल रही है। और इस सिलेबस में जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि 65 नंबर के क्वेश्चन, टोटल 100 में से 65 नंबर जो क्वेश्चन आने हैं वो पंचायती राज व्यवस्था या पंचायतों से संबंधित आने हैं, जिसमें योजनाओं जाए सब मिला के जो टोटल 65 क्वेश्चन बनते हैं वो ग्राम पंचायतों या पंचायतों से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा वेटेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी दृष्टि में से हमारी जो यूनिट चल रही थी जिसमें आपका पंचायतों का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि साथ साथ में संवैधानिक प्रावधान जो है उसको हम देख रहे थे। पिछली क्लास में जो लास्ट क्लास हुई हमारी उसमें हमने देखा था कि ब्रिटिश कालीन पंचायती राज व्यवस्था का कैसे विकास हुआ, ब्रिटिश काल में कैसे कैसे पंचायतों का विकास हुआ, उसकी चर्चा हम देख रहे थे। और मैंने जो लास्ट क्लास में जहाँ पे पॉइंट छोड़ा था मैंने बताया था कि 1937 में प्रांतीय सरकारों के द्वारा स्थानीय स्वशासन की जितनी इकाइयां थी उनको मजबूत बनाने, उनकी स्थापना करने का प्रयास किया गया। परंतु 1939 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है और ये विश्व युद्ध 1945 तक चलता है। और 1946 तक अगर बात करें तो ब्रिटिश सरकार के अधीन जो वायसराय होते थे, देश के गवर्नर जो थे, उनके हाथों में समस्त शक्तियां आपकी उनके हाथों में चली गई, यानी शासन की पूरी बागडोर वायसराय देखता था। तो उस समय जितनी भी ये पंचायतें वगैरह हैं या जो भी स्थानीय स्वशासन की इकाइयां थी, कोई भी था, सबका शासन कौन कर रहा था? गवर्नर कर रहा था। तो इस दिशा में 1939 से लेकर 1945-46 तक कोई भी खास काम नहीं हुआ, क्योंकि देश या ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है भारत की वो पूरी तरीके से विश्व युद्ध में जो है इन्वॉल्व थी। तो यहाँ तक चर्चा हमारी हो चुकी थी। आज हम देखेंगे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्वतंत्रता के बाद के जो भी घटनाक्रम हुए हैं। स्वतंत्रता के बाद बहुत सारी महत्वपूर्ण कमेटीज गठित की गई हैं। इन कमेटीज में अगर बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कमेटी हैं, इतनी इम्पोर्टेंट हैं कि हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। साथ साथ में उसमें देखेंगे जो भी संवैधानिक प्रावधान किए गए पंचायतों को लेकर उसकी चर्चा भी करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाइयों बहनों से जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्लास को अंत तक देखिए, तभी आप समझ पाएंगे कि इस क्लास की महत्ता और गुणवत्ता क्या है। पाठ्यक्रम नया है, कोई बुक्स जो मार्केट में है उनमें बहुत सारी कचरा भरा हुआ है, बहुत सारी त्रुटियां हैं। तो त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए मेरा यह प्रयास है कि आपने पढ़ाई कर ली होगी, आपको जो कुछ भी मेरे द्वारा अर्जित है या कहीं से जो भी हो सकता है वो आपके लिए किया जाए। तो मेरा प्रयास जो है उसमें प्रयास में थोड़ा बहुत परिश्रम लगता है, आप जानते होंगे। तो प्रयास को हमारे सफल बनाने का दायित्व जो है वो न केवल मेरा ही है बल्कि आप लोगों का भी है। तो आप लोगों का समर्थन भी बहुत आवश्यक है, इसलिए समर्थन करते रहिए और सेशन को पूरा देखिए, तभी आप समझ पाएंगे। और सेशन को देखने के साथ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए और अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ इसको शेयर भी जरूर करिए। तो विलंब न करते हुए आज की चर्चा को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको ध्यान रखना है कि 1946 तक कोई बातें हुई नहीं। उसके बाद 46 के बाद आपको पता होना चाहिए कि संविधान 46 में ही संविधान सभा का गठन हो गया, संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। उसके बाद आज़ादी 1947 में मिली, लेकिन संविधान बनाने की प्रक्रिया 1946 में ही हो गई थी। पूरी तरीके से अगर बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही ब्रिटेन को लगने लगा था कि अब भारत देश में रहना उचित नहीं है, सत्ता को जो है अब हस्तांतरित कर देना चाहिए, भारत देश को आजाद कर देना चाहिए। तो इस प्रकार 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, संविधान बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। लेकिन इससे पूर्व आपको एक बात ध्यान रखना है, गांधी जी का जो ग्राम स्वराजवाद, जो ग्राम स्वराज की परिकल्पना है उसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, क्योंकि उन्हीं के प्रयासों के द्वारा बाद में संविधान में प्रावधान किए गए थे। उन्हीं के मत को, उन्हीं की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई। तो आपको ध्यान रखना है गांधी जी के जो ग्राम स्वराज के जो उनकी परिकल्पना थी, उनका जो विचार था उसको आपको ध्यान रखना है। तो जैसे
गांधी जी ग्राम स्वराज की परिकल्पना के अनुसार उनके लिए ऐसा परिकल्पना करते थे कि वह एक ऐसा पूर्ण राजतंत्र हो, पूर्ण राज स्वतंत्र तंत्र हो, जो अपनी जरूरतों के लिए जो है पड़ोसियों पर निर्भर न रहे। गांधी जी ने कहा कि जो गांव हो पूर्ण राजतंत्र की तरह स्वतंत्र हो, जो अपनी जरूरतों के लिए पड़ोसियों पर निर्भर न रहे, वो अपनी जरूरतों भर का अनाज उत्पादित करें, साथ साथ में कपड़ों के लिए कपास का भी उत्पादन करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए गांधी जी कपास उत्पादन पर जोर देते थे, कुटीर उद्योगों पर जोर देते थे, ताकि स्थानीय स्तर पर जो भी लोकल स्तर पर जो इकाइयां हैं वह डेवलप करें, वह स्वतंत्र रहें, वह इंडिपेंडेंट रहें और वो मजबूत रहें। तो गांधी जी बॉटम से टॉप तक की बात करते थे, यानी लोकल लेवल से लेकर तब केंद्र तक की बात करते थे, स्थानीय सुशासन पर उनका जोर था। तो ग्राम स्वराज की परिकल्पना ने गांधी जी कहते हैं हर गांव जो है के पास इतनी जमीन हो कि वहां पे पशु चर सके, बड़ों और बच्चों आदि के लिए जो है मनोरंजन के साधन हो, खेल कूद के मैदान हो, और गौवंश या समझ लीजिए जानवरों के चरने के मैदान भी हो। इस प्रकार गांव के पास इतनी उपयुक्त जमीनें होनी चाहिए, यह गांधी जी कहते हैं। उसके बाद गांधी जी कहते हैं प्रत्येक ग्राम में जो है खेल के मैदान हो, साथ साथ में पाठशालाएं हो, साथ साथ में सभागार हो। तो ये भी गांधी जी कहते हैं। और गांधी जी का आपको ध्यान रखना है कुओं और तालाबों पर गांव का जो है पूर्ण नियंत्रण हो, ऐसा गांधी जी चाहते हैं। बुनियादी शिक्षा सबके लिए जरूरी हो, ये भी बात कहते हैं गांधी जी। और शासन चलाने के लिए 5 आदमियों या 5 लोगों की पंचायत हो, जो गांव के मसले को हल करे, गांव का प्रशासन देखे, तो ये भी गांधी जी कहते हैं। तो इस प्रकार गांधी जी स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को मजबूत करने के पक्षधर थे, उनकी स्थापना करने के पक्षधर थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो गांधी जी का ग्राम स्वराजवाद भी आपको याद रखना है। उसके बाद बात करें तो जब संविधान सभा में पंचायतों संबंधी जो ये प्रस्ताव है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव तथा लक्ष्य संबंधी जब प्रस्ताव पेश किया गया, या समझ लिए जब उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, तो उसमें पंचायतों संबंधी कोई बातें वहां पे नहीं थी। क्यों नहीं थी? इस पे जब विचार चला, बहस चली, मुद्दा पे चर्चा हुआ, तो उसमें आपको जानना है कि जो भारतीय संविधान के जनक कहलाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना है कि पंचायतों का भारतीय इतिहास में कोई योगदान नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि पंचायतों का भारतीय इतिहास में कोई योगदान नहीं है, ये जो है स्थानीयता के कूप हैं, संकीर्णता मानसिकता, और ये संकीर्ण मानसिकता साथ साथ में सांप्रदायिकता की गुफा है। तो इस प्रकार भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं। हालांकि जब बॉम्बे में पंचायत संबंधी अधिनियम पास किया गया 1932 में, और उस पर जब चर्चा चल रही थी, बहस चल रही थी, तो उस पर जो अंबेडकर साहब उन्होंने कहा था कि आपका जो ये पंचायत बनेगी उसमें क्या पिछड़े वर्गों का भी सहभागिता हो, उनका योगदान हो, पिछड़े वर्गों के जो है शामिल होने की बात वहां पे उन्होंने की थी। अदरवाइज अगर बात करें तो पंचायतों को लेकर उनका मत था कि पंचायतों का भारतीय इतिहास में कोई योगदान नहीं है, और ये सिर्फ स्थानीयता के कूप हैं, संकीर्ण मानसिकता, सांप्रदायिकता आदि के गुफा हैं। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। और फिर उसके बाद नेहरू जी ने गांधी जी को लिखा कि गांव बौद्धिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़ा है। इस तरह के वातावरण में, इस तरह का जो वातावरण में संकुचित दिमाग के लोग संभवतः असभ्य और हिंसक होते हैं। तो ये भी जवाहरलाल नेहरू का भी कथन याद रखना है। इन्होंने गांधी जी को लिखा कि गांव जो है बौद्धिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हैं, और इस तरह के वातावरण में संकुचित दिमाग के लोग असभ्य होते हैं, हिंसक होते हैं। इस प्रकार की बातें जवाहरलाल नेहरू जी भी करते हैं। अब बात करें आगे चले तो गांधी जी चाहते थे कि पंचायत को भारतीय लोकतंत्र का केंद्रीय स्तंभ बनाया जाए। मैंने बताया कि वो चाहते थे कि बॉटम से केंद्र तक का प्रशासन चले, बॉटम से अपर तक। ठीक है, तो गांधी जी का ये मत था कि आपका जो पंचायतें हैं वो क्या हो कि लोकतंत्र का केंद्रीय स्तंभ के रूप में कार्य करें। तो हालांकि जब संविधान सभा में ऐसी बहस चल रही थी, कई लोग
पंचायतों संबंधित ऐसी टिप्पणियां नहीं उनकी। उन्होंने पंचायतों को सशक्त बनाने का जो है समर्थन नहीं किया। तो यहाँ तक बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर हम अब चर्चा करें तो सीधे चलते हैं आगे पॉइंट टू पॉइंट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मौखिक रूप से जो बातें थी इसको आपको याद रखना है। ये भी पूछा जा सकता है, टिप्पणियां भी पूछी जा सकती हैं, कथन भी पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार अब हम आगे चर्चा को देखते हैं। तो 22 नवंबर 1948 को, ध्यान रखिएगा, 22 नवंबर 1948 को संविधान लागू नहीं हुआ था, संविधान सभा का गठन हो गया था, चालू था। इसी एक साल बाद आपका लगभग जो है संविधान को अपनाया गया था। तो 22 नवंबर 1948 को श्री संथानम, के संथानम नाम याद रखते होंगे, सुने होंगे। तो संथानम ने संविधान सभा में प्रस्ताव प्रस्तुत किया। क्या प्रस्ताव प्रस्तुत किया? कि प्रत्येक राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने का प्रयास करेगा और उन्हें ऐसी पर्याप्त शक्तियां व अधिकार देगा कि वे स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सके। ये के संथानम का प्रस्ताव आया कहाँ पे? संविधान सभा में। इसको याद रखना है आपको। कब आया? 22 नवंबर 1948। अभी संविधान बनने की प्रक्रिया चल रही है, बना नहीं है, इसीलिए यह प्रस्ताव आया था। और ये गांधी जी का बहुत ज्यादा मन था, गांधी जी का विचार था, गांधी जी की फिलॉसफी थी। तो उसी फिलॉसफी को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव लास्ट में आपको ध्यान रखना है आया था। और उसके बाद क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जब नवंबर में संविधान को अपनाया गया तो उसमें पंचायतों को स्थान दिया गया और आर्टिकल 40 ध्यान रखना है। इस प्रकार पंचायत का विषय राज्य के डीपीएसपी में, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, आर्टिकल 36 से 51 तक की जो बातें होती है उसी के अंतर्गत 36 से 51 जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है उसमें जो आर्टिकल 40 है उसी के अंतर्गत इसको जोड़ा गया। आर्टिकल 40 में क्या लिखा गया है? ग्राम पंचायतों का गठन करना राज्य का कर्तव्य होगा और उनका विकास इस तरीके से किया जाएगा ताकि वो स्वशासन की इकाइयां, स्थानीय शासन की इकाइयां बन सकें। तो इस प्रकार आपका संविधान में आर्टिकल 40 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया। उसके बाद की चर्चा करें तो फिर आगे ध्यान रखना है कि संविधान बनने के पश्चात विभिन्न राज्यों ने पंचायतों की स्थापना एवं उन्हें सशक्त करने की बात की, परंतु कोई इस पर विशेष प्रयास नहीं हो सका, ध्यान रखना है। उसके बाद जो अगर किसी ने प्रयास भी किया तो वो पंचायतें क्या थी, वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी राज्य सरकारों पे और उसे कोई भी कार्य करना होता था तो राज्यों की अनुमति लेनी पड़ती थी। तो संविधान बनने के पश्चात विभिन्न राज्यों ने पंचायतों की स्थापना के प्रयास किए, लेकिन वो खास जो है विशेष प्रयास नहीं हो पाई। बहुत सशक्त पंचायतें नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि पंचायतों के लिए कोई भी काम करना है, जैसे कर है या कोई पैसा जरूरत है, कोई कार्य है, विकास कार्य है करना है, तो उसमें राज्यों से अनुमति लेना आवश्यक था। इसलिए वो पंचायतें सशक्त नहीं बन पाई, यानी वो बहुत मजबूत नहीं हो पाई। उसके बाद अप्रैल 1949 में, ध्यान रखना है, स्थानीय वित्त अनुसंधान समिति की रिपोर्ट में ये बात आई कि पंचायतों को सशक्त करने की बात कही इसने और करना चाहिए, ऐसा इसने कहा। किसने कहा? स्थानीय वित्त अनुसंधान समिति की एक रिपोर्ट थी, बहुत खास नहीं है, बस इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1952 में आप जानते हैं ग्रामीण विकास हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट किए गए थे और ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी सिलेबस में योजना एक टॉपिक है और योजना बहुत बड़ा टॉपिक दिया गया है। हालांकि मेरे तरफ से जो प्रयास होना चाहिए थे योजनाओं को लेकर वह क्लासेस हो चुकी हैं। आप ये यूपीटीपीएससी बीपीओ मेंस एग्जाम की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे पूरी योजनाएं शुरुआत से लेके आजादी के समय से लेकर वर्तमान तक की जितनी चर्चा होनी चाहिए थी मैंने की है और न केवल केंद्र की, साथ साथ में स्टेट की भी चर्चा उसमें हुई है। प्रश्नों के माध्यम से भी हुई है, थ्योरी के माध्यम से भी हुई है। उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम आदि, इन सबकी चर्चा बहुत सारी योजनाओं की लगभग मुझे लगता है जितनी 90% योजनाएं जितनी भी चल रही होंगी या चली होंगी सबकी चर्चा वहां पे हो चुकी है। उसको जरूर देखिएगा। तो देखिएगा आगे देखिए। तो 1952 में क्या ग्रामीण विकास हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। फिर उसके बाद में यहाँ पे तो सिर्फ पॉइंट में ले रहा हूँ, बाकी ये योजनाओं में पढ़िएगा योजनाओं की क्लास में। उसके बाद 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना भी शुरू की गई। इसके अंतर्गत क्या किया गया कि समस्त जो पूरे देश को विकास खंडों में बांटा गया और विकास खंड किस प्रकार बनाए गए कि 60,000
की जनसंख्या पर एक विकासखंड की स्थापना की गई। 60,000 की जनसंख्या पर एक विकासखंड की स्थापना की गई और विकासखंड का मुखिया जो था खंड विकास अधिकारी था और प्रति 10 गांव पर एक ग्राम सेवक की नियुक्ति की गई। ग्राम सेवक यानी ग्राम विकास अधिकारी, बीडीओ बोल सकते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बोल सकते हैं। और ये भी बीडीओ है, लेकिन ये बी फॉर बॉय वाला वीडियो है और ये वी फॉर वैन वाला वीडियो। ये भी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसको वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बोल सकते हैं। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अब बात करें आगे, तो ये सब योजनाएं विस्तार, राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये चलाए तो गए, लेकिन ये योजनाएं लगभग असफल रही। पूरी तरीके से तो असफल मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि आपको पता ना होना चाहिए कोई भी योजना है और पूरी तरीके से असफल नहीं होती है, कुछ ना कुछ तो वह कार्य करती ही। तो पूरी तरीके से असफल मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं लगभग असफल थी, ठीक है। अब क्यों असफल थी? इसमें नौकरशाही का भाव, वित्तीय समर्थन का भाव, ये सारी चीजें इसमें थी। तो अब चलते हैं आगे। तो फिर इन्हीं जो असफलताओं का जो कारण जानने हेतु क्या किया गया, इन सारी योजनाओं का, कार्यक्रमों का जो असफलताएं हैं उसको जानने के लिए एक समिति का गठन किया गया और इस समिति के अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। इस समिति को आपका 1956 में गठित की गई थी। 1956 में, 57 में रिपोर्ट आई, 1956 में ये समिति रिपोर्ट जो है गठित की गई बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में। और इसने 24 नवंबर 1957 को, कब? 24 नवंबर 1957 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और रिपोर्ट अभी देखेंगे रिपोर्ट में क्या क्या बातें थी। तो अब आपको इतना ध्यान रखना है, रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट को 1958 में राष्ट्रीय विकास, एनडीसी बोलते हैं इसको, राष्ट्रीय विकास परिषद ने जो है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। अब स्वीकार जब हो गई तो उसके बाद में क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट को 1958 में एनडीसी बोलते हैं, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद ने स्वीकार कर ली। अब जब स्वीकार हो गई, कब स्वीकार हो गई? 1958 में। उसके बाद आपको ध्यान रखना है 2 अक्टूबर 1959, कब? 2 अक्टूबर 1959 को देश में एक बहुत ही क्रांतिकारी काम हुआ और उस क्रांतिकारी काम को आपको अच्छे से याद रखना है। बहुत बार सुने होंगे, बहुत ज्यादा, अब जैसे है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हुआ, लेकिन आप लोग इतनी बार पढ़ चुके होंगे उसको कि उसको बताना उचित अनुचित दोनों है। तो ध्यान रखिएगा, उचित अनुचित दोनों है, लेकिन हम बताएंगे तो जरूर, क्योंकि पता चलेगा तो ये कि ये ऐसा पॉइंट छोड़ गया। सुने पढ़े सब कुछ होंगे आप। तो जब 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने क्या किया कि बलवंत राय मेहता की जो भी सिफारिशें क्या थी अभी देखेंगे, सिफारिशें थी उसको स्वीकार कर लिया। और जब ये स्वीकार किया तो आगे ध्यान रखना है आपको कि 2 अक्टूबर 1959, बड़े बड़े शब्दों में लिख रहा हूं, 2 अक्टूबर 1959 को देश के प्रधानमंत्री पीएम जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में बगहरी, इसको हाईलाइट कर रहा हूं, बगहरी नामक गांव में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की। पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना। स्थापना कर दी।
तो ध्यान रखना है, एनडीसी की रिपोर्ट जो ये सिफारिशें जो बलवंत राय मेहता की थी उसको एनडीसी ने स्वीकार किया, और जैसे स्वीकार किया उसके बाद में क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गांधी जयंती 2 अक्टूबर 1959 के दिन आपका राजस्थान के नागौर जिले के बगहरी नामक गांव में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की। तो इतना ध्यान रखना है बस। अब इसके बाद में अगर हम चर्चा करेंगे तो ध्यान रखना है आपको, अब हम इन समितियों पे थोड़ी बहुत जितनी भी समितियां आज हो सकती हैं उसको हम फटाफट देख लेते हैं। समितियां, जैसे आपको ध्यान रखना है, समिति बलवंत राय मेहता समिति सबसे पहले देखिएगा 1956 में गठित की गई थी। एक बात मैं और बताना चाहूंगा, हालांकि उसको उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में जब देखेंगे तब हम वहां पे देखेंगे, एक बात ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 में ही बनाया गया था, इस बात को भी ध्यान रखना है। वो अभी हम जब पंचायतों की जो वर्तमान स्वरूप जो है या जो पहले की बात है, जो उत्तर प्रदेश राज्य की दृष्टि से जब हम उसकी चर्चा करेंगे तो उत्तर प्रदेश में हम उसको देख लेंगे। फिलहाल अभी हम यहाँ पे देखते हैं क्या, जो पंचायतों की विकास हेतु तमाम समितियां गठित की गई, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां हैं उसकी चर्चा हम करेंगे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली है बलवंत राय मेहता समिति यहाँ पे ब्रैकेट में लिखिएगा 1956 में गठित है, लेकिन रिपोर्ट कब आया, 24 नवंबर 1957 को रिपोर्ट प्रस्तुत। अब मुख्य प्रावधान देखिएगा, प्रावधान या सिफारिशें हम देख लेते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। सिफारिशों में जाइएगा तो पहला देखिए, गठन, ये एक चीज और देख सकते हैं, गठन किसके द्वारा किया गया, तो इसमें ध्यान रखिएगा योजना आयोग के द्वारा गठन किया गया था। इसका योजना आयोग के द्वारा गठन किया गया और योजना प्रोजेक्ट पर समिति के रूप में यह कार्य की, योजना आयोग द्वारा योजना प्रोजेक्ट की समिति के रूप में कार्य करना था, और इसके अध्यक्ष समिति के बलवंत राय मेहता थे। ठीक है। अब इस रिपोर्ट में जो 24 नवंबर 1957 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, इसमें मुख्य जो सिफारिशें हैं, प्रावधान हैं, उसको देखिएगा। तो इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर सर्वेक्षण किया तथा प्रमुख सुझाव रिपोर्ट दी। इन्होंने कहा कि बिना जिम्मेदारी तथा बिना अधिकारों के विकास कार्यों में प्रगति नहीं हो सकती। इन्होंने कहा कि पहला क्या कहा, बिना जिम्मेदारी तथा अधिकारों के विकास के बिना देश में प्रगति नहीं हो सकती। देश में प्रगति नहीं, इन्होंने यह बात कही। उसके बाद अगर बात करें तो इन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के साथ सिफारिशें की विकेंद्रीकृत प्रशासनिक ढांचा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में होना चाहिए। इन्होंने, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, विकेंद्रीकरण का जो इन्होंने बात कही और कहा कि विकेंद्रीकृत जो प्रशासन का जिम्मा है वो विकेंद्रीकृत शासन की इकाइयों के पास में निर्वाचित, जो विकेंद्रीकृत प्रशासनिक ढांचा में क्या हो कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में ऐसी विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था हो, निर्वाचित हो, यानी उनका निर्वाचन किया जाए लोगों के द्वारा, ना कि सरकार के द्वारा अपॉइंटमेंट। अधिकारी तो चौपट कर रहे थे ब्रिटिश काल से लेकर अभी तक, क्योंकि वहां पे सरकारी तंत्र बन के रहेगा। तो इन्होंने जो बातें कही कि विकेंद्रीकृत प्रशासनिक ढांचा के अंतर्गत ये जो प्रतिनिधि हैं या निर्वाचित प्रतिनिधि बने, और साथ में इस शासन व्यवस्था का जिम्मा इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों के जिम्मेदारी पे हो, इन्हीं के हाथों में। तो यह बात की इन्होंने।
अब इनकी सिफारिशों में आप ध्यान रखिएगा, तो इन्होंने त्रिस्तरीय, ये तो बहुत ज्यादा रटे होंगे आप लोग, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था की बात की। अब इन त्रिस्तरीय में आपको ध्यान रखना है, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, और अगर बात करें तो पंचायत समिति या खंड पंचायत इसको बोलते हैं। दूसरा पंचायत समिति, पंचायत समिति या ब्लॉक लेवल पे है, ये ग्राम लेवल पर है। ये पंचायत समिति जो है ये ब्लॉक लेवल पर है, इसीलिए खंड समिति भी बोलते हैं, खंड समिति। खंड पंचायत बोलिए, खंड समिति। फिर उसके बाद जिले लेवल पर जिला पंचायत। तो इस प्रकार ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति या खंड पंचायत बोलिए, उसके बाद जिला पंचायत, और ये जिला पंचायत इसको जिला परिषद भी बोलते हैं। जिले लेवल पर जिला परिषद, जिला परिषद ही लिखिए, जिला पंचायत चाहे मत लिखिए। जिला परिषद है, ये तीसरा है, ये 2 है, ये 1 है। तो इस प्रकार ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत, जिले लेवल पर पंचायत समिति, और उसके बाद में है आपका जिला परिषद। जिले लेवल पर जिला परिषद है, और खंड यानी ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति है। तो ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की इन्होंने बात की थी, और यही इस समय चल भी रहा है, यही लागू है। अब उसके बाद में ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा, इन्होंने जो सिफारिशें की है, तो ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से जो चुने जाएं, प्रत्यक्ष रूप से मतलब होता है जनता के द्वारा चुने जाएं, प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों, प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों के द्वारा बने प्रतिनिधि हो, यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन हो उनका, ठीक है। जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों द्वारा होना चाहिए। इन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा होना चाहिए, जबकि आपका पंचायत समिति या जिला परिषद जो है वह अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए सदस्यों के द्वारा होना चाहिए। हालांकि वहां पे अब देखेंगे, जब चुनाव देखेंगे तब बताएंगे, वहां पे यह सिफारिश इनके तरीके से मान्य नहीं थी, क्योंकि वहां भी जो सदस्यों का निर्वाचन होता है वह प्रत्यक्ष ही होता है। पंचायत के तीनों लेवल, ग्राम स्तर, ब्लॉक लेवल और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल, तीनों स्तर पर सदस्यों का निर्वाचन जो होता है वो बिल्कुल डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष होता है। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है लोगों को, लेकिन इसको दिमाग में बैठा के चलिए, रटते रहिए कि जो मेंबर हैं तीनों पंचायत स्तर के तीनों स्तर पर जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन सब जगह डायरेक्ट होता है, और जब पंचायत समिति में जाते हैं और जिला परिषद में जाते हैं तो इनके अध्यक्षों का चुनाव जो है वह इनडायरेक्ट होता है। ध्यान रखना है, आगे चर्चा करेंगे, फिलहाल यहाँ अपना देखिएगा। तो ये हो गई। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो खंड पंचायत यानी ब्लॉक लेवल पर जो आपका खंड पंचायत है, पंचायत समिति है, खंड पंचायत है को कार्यकारी निकाय तथा जिला परिषद को सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षण निकाय होना चाहिए। इसको मेन कार्यकारी यही होना चाहिए, हालांकि यही है भी, कार्यकारी होना चाहिए। खंड पंचायत कार्यकारी निकाय होना चाहिए, और ये जो है आपके जिला परिषद को सलाहकारी होना चाहिए, जिला परिषद को सलाहकारी होना चाहिए, सलाहकारी होना चाहिए, समन्वयकारी होना चाहिए, और साथ साथ में जो है आपका क्या होना चाहिए, पर्यवेक्षण करना चाहिए। तो ये सलाह दे और जो है पर्यवेक्षण करें, यानी इनका निगरानी रखें, और समन्वय कोऑर्डिनेशन भी स्थापित करें जो जिला परिषदें हैं। और मेन जो खंड लेवल पर आपका जो है ये खंड पंचायत है या खंड समिति है या पंचायत समिति है, मेन जो कार्यकारी हो यानी एग्जीक्यूटिव जो पावर हो वो
खंड लेवल पर हो, ब्लॉक लेवल पर हो, और जो जिला परिषदें हैं वो समन्वय स्थापित करें सभी पंचायतों में। एक जिले में कई सारी पंचायतें जिसमें खंड पंचायत भी आ जाएगी और ग्राम पंचायत भी आ, तो इसमें इन पंचायतों के बीच में समन्वय स्थापित करें जिला परिषदें, समन्वय के साथ में इन पे निगरानी रखे, पर्यवेक्षण भी करे, साथ में इनको सलाह भी दे। तो इनकी सिफारिशें जो थी बलवंत राय मेहता की, इन्होंने कहा कि खंड पंचायत जो हो मेन कार्यकारी हो, और जो जिला परिषदें हैं वो क्या करें, वो आपका सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षणकारी के रूप में कार्य करें। तो इसको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने जो कहा कि जिला परिषद है उसका अध्यक्ष जो है जिला अधिकारी होना चाहिए। अब आप बताइएगा जिला अधिकारी है कि नहीं जो जिला परिषद है। फिर इन्होंने सरकारी तंत्र को ही इसमें धकेलने का प्रयास किया था कि सरकारी अफसर बन जाए, तो हालांकि हो नहीं पाया। जिला परिषद की अध्यक्षता जो है, अध्यक्षता कौन करे, जिलाधिकारी करे। जिलाधिकारी ध्यान रखना चाहिए, जिलाधिकारी, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। अब इस रिपोर्ट ने खंड पंचायत को सबसे महत्वपूर्ण बताया, जैसा मैंने बताया कि कार्यकारी जो मेन है वो यही होना चाहिए, और पंचायत स्तर पर चुने गए सदस्यों में 2 महिलाएं, 1 सदस्य और 1 अनुसूचित जाति से तथा 1 सदस्य जनजात से भी होना चाहिए। ऐसी इनकी सिफारिशें हैं। एक सिफारिश और ध्यान रख सकते हैं, लास्ट वाली, अगर आपसे पूछे बलवंत राय मेहता समिति के अंतर्गत जो पंचायतों के 3 स्तर हैं उसमें इस समिति ने सबसे ज्यादा मजबूत किसको बनाने को बताया है, तो उसमें ध्यान रखना है इन्होंने पंचायत समिति या खंड समिति जो ब्लॉक लेवल पर है उसको ही इन्होंने सिफारिश की है कि जो है खंड लेवल वाली जो पंचायत है वो ज्यादा मजबूत बने। तो अब इसमें देखिएगा पंचायत स्तर पर जो चुने जाएं, पंचायत स्तर पर छठी सिफारिश ध्यान रख सकते हैं, पंचायत स्तर पर जो चुने जाएं उनमें क्या हो कि जितने भी सदस्य हों तो उसमें 2 महिलाएं, 1 सदस्य अनुसूचित जनजाति, 2 महिलाएं, 1 सदस्य अनुसूचित जनजाति, यानी 1 ST कर लीजिए, और उसके बाद में 1 सदस्य जो है आपका ST, SC, एक SC हो, एक ST हो, तो 2 सदस्य तो हो महिला और 1 SC हो और 1 ST हो। ये ऐसे होने चाहिए कि पंचायत स्तर पर जो भी सदस्य चुने जाएं उन सदस्यों में 2 महिलाएं हो, महिलाओं के साथ 1 ST से हो और 1 SC, यानी 1 अनुसूचित जाति का हो और 1 अनुसूचित जनजाति का हो। तो यह भी सिफारिश आपको याद रखनी चाहिए। और इन्होंने एक जो बहुत भयंकर सिफारिश की थी कि जो सांसद व MLA ये क्या हो, जिला परिषद, यानी जिले लेवल की जो पंचायत है जिला परिषद के भी परिषद के सदस्य बने। यह सिफारिशें थी बलवंत राय मेहता की, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, बलवंत राय मेहता समिति इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब समितियों पे चर्चा जो है, अब हम आगे बची जो इम्पोर्टेंट समितियां हैं उस पर चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल एक चीज, मैं कुछ लोग हैं तो वो अभी तक जो है कहाँ पे, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, इन्हीं में अटके हुए हैं। तो मैं एक फटाफट आपको थोड़ा सा कुछ अंतर बता देता हूं ताकि आपको स्पष्टता रहे कि ग्राम पंचायत क्या होती है, ग्राम सभा क्या होती है और ग्राम क्या होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते होंगे, कहीं भी पढ़ते होंगे ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, गांव, क्या सभी अलग अलग हैं या एक ही है? तो सब अलग अलग हैं, सब में विभेद है, सब में अंतर है। तो पहले सबसे बात करें, एक गांव ले लीजिए, कोई भी आप अपना गांव ले सकते हैं। अब इस गांव में अगर बात करें तो इसमें बच्चे भी रहते होंगे, बूढ़े भी रहते होंगे, जवान भी रहते हैं। एक कोई गांव है, मान लीजिए इसकी आबादी 500 है, ठीक है, 500 बहुत ज्यादा हो जाएगा, छोटा गांव लीजिए,
100, मान लीजिए पूरी आबादी इस गांव में लगभग लगभग 200 लोग हैं, ठीक, एक छोटा सा गांव है। उसके बाद अगर बात करें तो फिर इसी गांव के बगल में एक गांव और है। इस गांव में भी सामान्य सी बात है, सभी प्रकार के लोग जो होंगे नर मादा दोनों, तो ये भी ध्यान रखिए। लेकिन इस गांव की आबादी मान लीजिए 300 है, 300 है। इस गांव का नाम रख सकते हैं एक्स, इस गांव का नाम रख सकते हैं वाई। फिर इसी अगल बगल में एक गांव और है, एक गांव और है जेड, जेड गांव है। इसकी आबादी 400 है, ठीक है। और ये 400 आबादी में भी फिर वही बूढ़े बच्चे जवान सब कोई होगा, महिलाएं पुरुष सभी। तो इस प्रकार 3-4 गांव मान सकते हैं आप, जितना एग्जाम्पल लेना चाहें ले सकते हैं। मैंने 3 गांव ले लिया। अब ये छोटे छोटे गांव हैं, ये सबसे छोटा है, उससे बड़ा ये है, फिर उससे बड़ा ये। 3 गांव ले लेते हैं, 3 गांव ये आपस में रह रहे हैं। अब 3 गांव आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं मान लीजिए, ठीक। अब हम बात करें तो ये सब अलग अलग, सब जो अलग अलग को अगर हम जोड़ें, अलग अलग को देखें, तो ये सब अपने आप में ग्राम है, ठीक है। गांव है, ये ग्राम है, ये भी ग्राम है, ये भी ग्राम है। इसका नाम वाई है, इसका नाम एक्स है, इसका नाम जेड है, ये सभी ग्राम है, ठीक है। अब बात करें ग्राम पंचायत क्या होती है। ग्राम पंचायत, ग्राम हो गया, ग्राम पंचायत देख लीजिए। अब क्या होता है, चुनाव आयोग के द्वारा जो ये आपका परिसीमन वगैरह होता है, उसमें गांव का घटना बढ़ना चुनाव के वो उसमें परिसीमन में होता है। पर ध्यान रखिएगा, तो जो ग्राम पंचायतों का निर्माण होता है वो कैसे होता है, तो ग्राम पंचायतों का निर्माण होता है जो वो इन गांवों को मिला के, इन गांवों को मिला के, ठीक है, इन गांवों को मिला के होता है, ठीक है, इन गांवों को मिला के होता है। और इन गांवों को मिला के इसमें जो है आपकी ग्राम पंचायत बनती है। अगर बात करें ग्राम सभा की, तो ग्राम सभा, ये जो ग्राम पंचायत है, इसमें ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत में ध्यान रखिएगा, और इसमें जो बड़ा होगा, बड़ा गांव होगा, उसी के नाम पर ग्राम पंचायत का नाम पड़ जाएगा। जिसमें जनसंख्या की दृष्टि से जो है ज्यादा बड़े हों तो उसमें ये गांव बन जाएगा, उसी के नाम पर होगा। मान लीजिए जड़ के नाम पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या कितनी है, 400। तो ग्राम सभा की बात करें तो इन ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत के अंतर्गत जितने भी वोटर हैं या एडल्ट बोलिए, पहले तो 21 वर्ष था, फिर 18 वर्ष हो गया। मत देने की आयु जो है 18 वर्ष, मत देने की आयु, आयु 18 वर्ष, 18 वर्ष हो गया। तो इसमें जो है आपको ध्यान रखना है, तो ग्राम सभा, ग्राम सभा क्या होगी कि जिसमें सभी मतदाता, ग्राम पंचायत के सभी मतदाता जो शामिल होते हैं उनको, उसको ग्राम सभा बोलते हैं। ग्राम सभा में सभी लोग शामिल नहीं होते, ध्यान रखिएगा, उसमें मतदाता ही शामिल होते हैं। जिनकी भी आयु हो चुकी है मत देने की, उन टोटल लोगों को मिला लें तो वो ग्राम सभा कहलाती है। और जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग होते हैं उसी के नाम पर ग्राम पंचायत का नाम होता है। तो ध्यान रखिएगा, जब कई गांवों को मिला के ग्राम पंचायत बनती है, कई गांवों का समूह होता है, जिसमें ज्यादा लोग होते हैं उसी के नाम पर रखा जाता है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, ग्राम पंचायत ग्राम सभा में अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। तो आज की चर्चा अब हमारी यही होगी समाप्त। आगे 4-5 समितियां हैं, इंपॉर्टेंट समितियां हैं, उसको देखेंगे, और साथ में आपका 73वां संविधान संशोधन देखेंगे। तो इस तरीके से यह यूनिट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ इसको शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और जैसा भी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे दिया करिए, ताकि हमें यह पता चलता रहे कि आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है कि नहीं अच्छी लग रही है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट चर्चा में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।